हेलो एवरीवन। ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी उन बच्चों के लिए जिनका मेन सब्जेक्ट फिजिक्स है और वो अपने टीचिंग एग्ज़ाम लाइक पीजीटी फिज़िक्स की तैयारी कर रहे हों, केवीएस की तैयारी कर रहे हों, एनवीएस की तैयारी कर रहे हों, यूपीजीआईसी की तैयारी कर रहे हों या जो भी आपके स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स हैं। और ये वीडियो उन बच्चों के लिए भी हेल्पफुल है जो अपने साइंस ओलंपियाड्स में पार्टिसिपेट करते हैं, सीबीएसई बोर्ड्स एंड एनटीएससी जो आपके एग्जामिनेशन है उनमें भी आपको हेल्पफुल करेगी। आने वाली वीडियोस भी हर एक चैप्टर पे पूरी तरीके से डिपेंडेंट होगी। हम एक चैप्टर उठाएंगे और उसी में से आपकी जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आज का चैप्टर नेम है न्यूक्लियाई। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एट अ गिवन टाइम देयर आर 25% अनडिकेड न्यूक्लियाई इन अ सैंपल. After 10 seconds, number of undecayed nuclei reduces to 12.5%. Then mean life of the nuclei will be about. आपको ऑप्शंस दिए गए हैं 12 सेकेंड, 22 सेकेंड, 15 सेकेंड्स एंड 10 सेकेंड्स। अब देखिए पूछा क्या गया है आपसे, मीन लाइफ निकालनी है। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, मीन लाइफ जो है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है टॉ के साथ और उसको फॉर्मूला क्या होता है 1/λ। अब देखिए आपने हाफ लाइफ टाइम, यहाँ पे टाइम की बात हो रही है 10 सेकेंड्स। 10 सेकेंड आपका क्या हो गया यहाँ पे हाफ लाइफ, हाफ टाइम। ठीक है, ये आपको कितना दिया गया है, आपको 10 सेकेंड। 10 सेकेंड दिया गया है तो आपने हाफ टाइम पीरियड का फॉर्मूला पढ़ा होगा 0.693 डिवाइडेड बाय लैम्डा। अगर मैं लैम्डा को यहाँ पे शिफ्ट कर दूँ तो ये क्या बन जाएगा 0.693 डिवाइडेड बाय टी हाफ। और टी हाफ की यहाँ पे मुझे वैल्यू कितनी दी गई है, दैट इज़ 10 सेकेंड। 10 सेकेंड को अगर मैं यहाँ पे फिल करूँगी, यहाँ पे मैंने अगर फिल कर दिया यहाँ पे 10 सेकेंड, तो मेरे पास लैम्डा कितना आ जाएगा 0.0693। अब लैम्डा की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है तो मैं इसको मीन लाइफ जो है उसमें क्या कर दूँगी, पुट कर दूँगी। सो टॉ जो है ये बन जाएगा आपका 1 डिवाइडेड बाई 0.0693। अगर मैं इसको डिवाइड करूँगी तो आपका ये जो टॉ है मीन लाइफ जो है ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल आएगा आपके 15 सेकेंड्स की। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या है, करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ न्यूक्लियर रिएक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंजर्व। कि जब न्यूक्लियर रिएक्शन होती है तो कौन सी क्वांटिटीज जो हैं वो कंजर्व रहती हैं, मीन्स कांस्टेंट रहती हैं। ऑप्शन है आपके पास सम ऑफ मास एंड एनर्जी ओनली, मोमेंटम ओनली, चार्ज ओनली या ऑल ऑफ दीज। तो देखिए जब भी न्यूक्लियर रिएक्शन होती है तो जो मोमेंटम है, सम ऑफ द मास एंड एनर्जी और चार्जेस के हैं, ये सारी की सारी क्वांटिटीज क्या रहती हैं, कंजर्व रहती है। क्यों? अब देखिए जब भी न्यूक्लियर रिएक्शन होती है तो जो मास ऑफ रिएक्टेंट है वो ज़्यादा हो सकता है मास ऑफ द प्रोडक्ट्स के, लेकिन जो लॉस आता है मास का, जो भी आपके मास का लॉस होगा वो हमेशा कन्वर्ट हो जाता है अमाउंट ऑफ एनर्जी में। और अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी का जो लॉ है दैट इज E इज इक्वल टू mc²। ये लॉ हमें क्या बताता है कि जो टोटल क्वांटिटी है मैटर की, मास की, एनर्जी की, वो हमेशा क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी, कांस्टेंट रहेगी अगर हम बात करते हैं आइसोलेटेड सिस्टम की। और चार्जेस भी क्या रहेंगे, कंजर्व रहेंगे। क्यों? क्योंकि टोटल चार्ज बिफोर एंड आफ्टर द न्यूक्लियर रिएक्शन क्या रहता है, सेम रहता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मीन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज नियरली। अब देखिए यहाँ पे आपसे पूछा गया है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो एटम की होती है न्यूक्लियस के अंदर, राइट, वो कितनी होती है। ऑप्शन है आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेकंड ऑप्शन है 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्यों इस तरीके से नहीं आएगा। नेक्स्ट है आपके पास 8 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 8 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए बाइंडिंग एनर्जी आपको पता है, बाइंडिंग एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है, जो अब हम न्यूक्लियस से न्यूक्लियॉन्स को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। और ये सारा का सारा जो बाइंडिंग एनर्जी का जो प्रोसेस होती है ये होती है आपकी इनफाइनाइट सेपरेशन में। आपकी जो सेपरेशन है आर दैट इज इनफाइनाइट सेपरेशन। सो बाइंडिंग एनर्जी हमें क्या बताती है, स्टेबिलिटी बताती है न्यूक्लियस की। अब न्यूक्लियस जो हैं देखिए एक तो होते हैं आपके स्टेबल और एक होते हैं आपके अनस्टेबल।
आपके जो एक होते हैं आपके लाइट न्यूक्लियाई और एक होते हैं आपके हैवी न्यूक्लियाई, और बीच में आपके कौन से वाले होते हैं, इंटरमीडिएट। तो जो इंटरमीडिएट वाले जो न्यूक्लियाई हैं वो ही क्या रहते हैं, स्टेबल रहते हैं, राइट। और जो लाइट एंड हैवी वाले हैं ये दोनों क्या रहेंगे, अनस्टेबल रहते हैं। अनस्टेबल रहेंगे लाइट एंड हैवी न्यूक्लियर, इसीलिए ये क्या करते हैं, जो न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेसेस हैं, रिएक्शंस हैं, ये वहाँ पे इनका यूज़ किया जाता है। आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन रिएक्शंस में कौन से न्यूक्लियाई का यूज़ किया जाता है, तो लाइट एंड हैवी न्यूक्लियाई का यूज़ किया जाता है। इंटरमीडिएट जो आपके न्यूक्लियाई होते हैं वो कौन से होते हैं, स्टेबल न्यूक्लियाई होते हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो होती है वो होती है आपकी 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब एक देखिए, एक क्वेश्चन से कितने ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं वो क्या हो रहे हैं, जस्टिफाई हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल द गुड मॉडरेटर इज। अब आपको बताना है कि गुड मॉडरेटर कौन सा है। अब इसमें आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ऑर्डिनरी वाटर, हीलियम, ग्रेफाइट या कैडमियम। अब देखिए यहाँ पे कैडमियम, बहुत से बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं। देखिए ग्रेफाइट एंड कैडमियम में यहाँ पे पूछा गया है आपसे गुड मॉडरेटर कौन सा है, तो ग्रेफाइट जो है वो एक तरीके का गुड मॉडरेटर है। अब ये गुड मॉडरेटर क्यों है, क्योंकि ग्रेफाइट जो होता है वो थर्मली स्टेबल होता है, और जो थर्मली स्टेबल होगा इसीलिए वो क्या कर पाता है, कंडक्ट क्या कर पाता है, हीट को। तो ग्रेफाइट ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कैडमियम हम नेक्स्ट आने वाले क्वेश्चन में पढ़ेंगे कि कैडमियम का क्या रोल होता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट न्यूक्लियर फ्यूल, कि बेस्ट न्यूक्लियर फ्यूल कौन सा है इसमें। आपको ऑप्शन नंबर दिए गए हैं, नेपट्यूनियम 239, प्लूटोनियम 239, यूरेनियम 236 एंड थोरियम 236। अब आप, ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है कि यूरेनियम 236 जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेस्ट न्यूक्लियर फ्यूल माना जाता है। वाई, बिकॉज यूरेनियम 236 हैज़ लार्जर डिलेड न्यूट्रॉन फ्रैक्शंस होती हैं इसके पास। नेक्स्ट है, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन इज यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ, की जो न्यूक्लियर फ्यूजन की जो प्रोसेस है वो किसके कंस्ट्रक्शन में काम आती है, एटम बॉम्ब, न्यूट्रॉन बॉम्ब, ऑर्डिनरी बॉम्ब या हाइड्रोजन बॉम्ब। तो देखिए न्यूक्लियर फ्यूजन की जो प्रोसेस है ये आपको पता होना चाहिए कि ये हाई ही टेम्परेचर पे होती है। टेम्परेचर भी हाई चाहिए इसके लिए, प्रेशर भी हाई चाहिए, और इसमें जो पार्टिकल की डेंसिटी है वो भी क्या रहनी चाहिए, हाई, राइट। तो ये सारे के सारे जो ये तीन कंपोनेंट्स हैं ये क्या चाहिए हमें, हाई। और ये कौन से प्रोसेस में होता है आपका, जब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं हाइड्रोजन बॉम्ब। सो ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन बॉम्ब इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एज द मास नंबर ए इंक्रीजेस विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज रिलेटेड टू अ न्यूक्लियस डज नॉट चेंज, कि जब आपका मास नंबर ए जो है वो क्या रहता है, जैसे आपको ये एलिमेंट है, ये मास नंबर है और ये आपके पास क्या है, एटॉमिक नंबर, राइट। तो फिर आपकी इनमें से कौन सी जो क्वांटिटीज़ हैं न्यूक्लियस में वो चेंज नहीं करती हैं। अब देखिए, जब भी एक है आपका डेंसिटी, एक है आपका बाइंडिंग एनर्जी। अब बाइंडिंग एनर्जी जो है ऑब्वियसली जो है बाइंडिंग एनर्जी क्या करती है, मास डिफेक्ट के ऊपर भी क्या करती है, डिपेंड करती है, डेल्टा एम सी स्क्वायर। तो जैसे जैसे मास चेंज होगा ऑब्वियसली इस एलिमेंट का तो आपकी बाइंडिंग एनर्जी चेंज कर जाएगी, तो चेंज करगी, ठीक है। मास ऑब्वियसली ये भी चेंज करेगा, वॉल्यूम भी चेंज कर जाता है आपका, लेकिन जो डेंसिटी होती है किसी भी पर्टिकुलर न्यूक्लियस की, ये कोई न्यूक्लियस है, ठीक है, एटम का कोई न्यूक्लियस है, वो हमेशा क्या रहती है, फिक्स्ड रहती है। सो ऑप्शन नंबर जो आपका ए है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, डेंसिटी। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस की जो डेंसिटी है वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 2.3 इंटू 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये वैल्यूज आपको हेल्पफुल रहेंगी जो भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे। सो ऑप्शन नंबर ए, डेंसिटी जो है वो न्यूक्लियस की वो चेंज नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशंस हैज़ द लीस्ट वेवलेंथ। अब वेवलेंथ जो है किसकी बतानी है हमें, अल्फा रेज, एक्स रेज, बीटा रेज या गामा रेज। अब इसमें से किसकी जो है लीस्ट वेवलेंथ होती है, तो आपको पता है गामा रेज जो है, गामा रेज के पास बहुत ही ज़्यादा लीस्ट वेवलेंथ होती है। और ये क्यों होती है, क्योंकि वो हाई एनर्जीज को क्या करती हैं, एमिट करती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी, गामा रेज इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ गामा रे एमिशन फ्रॉम अ न्यूक्लियस, जब गामा रे एमिशन होता है न्यूक्लियस से, सो
only the neutron number change, only the proton number change, both the neutron number and the proton number change, and there is no change in the proton number and the neutron number. अब जब भी गामा रे एमिशन होता है तो ये बहुत सिंपल सी बात है कि ना ही तो प्रोटॉन और ना ही तो न्यूट्रॉन, ये जो है क्वांटिटीज ये जो चेंज नहीं होती हैं, राइट. सो देयर इज़ नो चेंज इन द प्रोटॉन नंबर एंड द न्यूट्रॉन नंबर, क्योंकि उसमें सिर्फ क्या एमिट होते हैं, सिर्फ ओनली गामा रेस, कोई भी पार्टिकल जो है वो एमिट नहीं होता है. नेक्स्ट है अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैज़ हाफ लाइफ ऑफ 15 ईयर्स. मीन्स यहाँ पे सिंपली आपको बताया गया है कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और इसकी जो हाफ लाइफ है वो कितनी दी गई है आपको, 15 ईयर्स, राइट. व्हाट इज़ अ फ्रैक्शन दैट विल डिके इन 30 ईयर्स. मीन्स कितना फ्रैक्शन जो है वो डिके होगा नेक्स्ट 30 ईयर्स में. तो आपको टाइम पर्टिकुलरली यहाँ पे बताया गया है, टाइम पीरियड आपको दिया गया है, दैट इज़ 30 ईयर्स. और फ्रैक्शन पूछा गया है, तो आपको पता है जब भी हम फ्रैक्शंस की बात करते हैं तो आपका जो फॉर्मूला है n डिवाइडेड बाय n नॉट, राइट, जो कि किसके इक्वल होता है 1 डिवाइडेड बाय 2 एन. एन यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है टाइम को. तो देखिए टाइम जो है किस तरीके से निकलेगा, टाइम का रेशो किस तरीके से निकलता है, एन जो है आपकी एन जो है वो किसके इक्वल होता है, दिस एन, जैसे जो कि आपका टाइम है दैट इज टाइम पीरियड, और जो आपका हाफ टाइम होता है तो ये कितना है आपका 30 और ये कितना है आपका 15. तो जब मैं डिवाइड करूँगी तो ये कितना आएगा 2. तो यहाँ पे हम इस वाले n के प्लेस पे क्या पुट करेंगे 2. जब 2 पुट कर दिया तो हमारे पास ये कितना है 1/4. अब देखिए कोई भी फ्रैक्शन है आपका तो ओरिजिनल जो आपका सब्सटेंस कोई भी होगा रेडियो एक्टिव वो क्या रहता है 100%. 100% का मीनिंग क्या है 1, ठीक है. तो यहाँ पे फ्रैक्शन जो है बच रहा है n/n और वो कितना बच रहा है 1/4. तो टोटल पहले कितना होगा तभी तो फ्रैक्शन बचेगा, पहले वाला कितना होगा 1, यानी 100% को 1 मान लिया. और इसमें से जब हम माइनस करेंगे कितना रह चुका है वो दैट विल डिके, जो नेक्स्ट 30 ईयर्स में क्या होगा डिके होगा, वो कितना आएगा 1/4 जो हमने कैलकुलेट किया है. तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे सो ये कितना आएगा आपके पास 3/4, जो कि इक्विवेलेंट होगा किसके 0.75 के. सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है ग्रेफाइट एंड हैवी वाटर आर 2 कॉमन मॉडरेटर्स यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर. द फंक्शन ऑफ द मॉडरेटर इज. नाउ देखिए ग्रेफाइट, हैवी वाटर और कैडमियम में बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ग्रेफाइट एंड हैवी वाटर, जो कि 2 मॉडरेटर्स हैं जो न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज़ होते हैं. जो फंक्शन क्या होता है मॉडरेटर का, मॉडरेटर जो है बेसिकली क्या है, एक मीडियम है जो कि जो आपके जो न्यूक्लियर रिएक्टर है उसमें जो फास्ट न्यूट्रॉन्स हैं उनकी स्पीड को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है. रिड्यूस क्यों करता है, रिड्यूस करके फिर वो क्या करेगा, इन जो आपकी न्यूट्रॉन्स हैं इनको थर्मल न्यूट्रॉन्स बना देता है, ताकि जो आपकी चेन रिएक्शन हो रही है उसमें उसको वो क्या कर सके, सस्टेन कर सके. तो ये क्या करता है, ये एक्सट्रैक्ट करता है एनर्जी को फ्रॉम द कोर ऑफ द रिएक्टर. सो बेसिकली इसका फंक्शन क्या हुआ देखो, टू स्लो डाउन द न्यूट्रॉन्स टू थर्मल एनर्जी. सो ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या है, करेक्ट है. कूल द रिएक्टर ये नहीं करता है. टू एब्जॉर्ब द न्यूट्रॉन्स, ये देखिए ये एब्जॉर्ब वाला जो आपका केस आता है, और स्लो डाउन द न्यूट्रॉन्स, राइट. जो एब्जॉर्ब करता है वो कौन सा वाला मॉडरेटर होता है आपका, कैडमियम, राइट. नेक्स्ट टू कंट्रोल द एनर्जी रिलीज, नहीं, ये एक्सट्रैक्ट करता है, कंट्रोल नहीं करता है ये, राइट. जो आपकी ग्रेफाइट एंड हैवी वाटर हैं ये मॉडरेटर की तरह काम करते हैं ताकि एनर्जी को क्या कर सके, एक्सट्रैक्ट कर सके. ना ही तो ये कंट्रोल करेंगे और ना ही ये एब्जॉर्ब करते हैं, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द पार्टिकल, ये जो आपका एक्स पार्टिकल है द फॉलोइंग न्यूक्लियर रिएक्शन क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन रहेगा, फोटोन रहेगा, प्रोटॉन रहेगा या न्यूट्रॉन रहेगा. तो देखो बहुत सिंपल सा है. यहाँ पे आपने इस जो ये एलिमेंट है यहाँ पे देखो ये 4 है, 2 है, यहाँ पे 6 बन चुका है ऑलरेडी. यहाँ पे कितना आएगा 0, राइट. ये ऊपर कितना है 9 है, 4 है, 9 4 13 बन जाते हैं, और यहाँ पे कितना है 12 है. तो ये क्या है बेसिकली एक तरीके का न्यूट्रॉन है. तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है द एवरेज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन रिलीज्ड बाय द फिजन ऑफ 1 यूरेनियम एटम इज 1, 2.5, 2 या 3,
राइट। तो ये पूछा गया है कि जब आपका यूरेनियम एटम का फ्यूजन होता है, जब वो टूटता है तो कितने न्यूट्रॉन्स जो हैं वो रिलीज होते हैं। तो देखिए हम एक बहुत सिंपल सी एक प्रोसेस देखेंगे, यूरेनियम 235 92, राइट। तो रिलीज क्या हो रहे हैं यहाँ पे, न्यूट्रॉन, 0 न्यूट्रॉन, ये न्यूट्रॉन है आपका, और ये कन्वर्ट हो जाता है आपका किस में, टूट जाता है ये बेरियम में, जिसका एटॉमिक नंबर, ये एटॉमिक मास 144, और क्रिप्टॉन में, राइट। तो ये आपकी क्वेश्चन बनती है। अब देखिए, अब यहाँ पे कितने न्यूट्रॉन्स चाहिए हमें, यहाँ पे कितने हैं 92, इन दोनों का सम कितना आना चाहिए 92, तो ये तो आ गया आपका 92 इन दोनों का सम, राइट। यहाँ पे कितने हैं 235 और एक प्लस 236 हो गया, राइट। और इन दोनों को जब हम प्लस कर रहे हैं तो ये कितने बन रहे हैं आपके 235, राइट। तो यहाँ पे हमें न्यूट्रॉन्स कितने चाहिए, 3 न्यूट्रॉन्स चाहिए। क्यों, क्योंकि हमने किसके इक्वल बनाना है, ये 236 के, और यहाँ पे कितने बन रहे हैं, ये 9 और ये 3 बन रहे हैं 233। तो हमें कितने चाहिए, 3 न्यूट्रॉन्स चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स कैन बी एडेड टू द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम विदाउट चेंजिंग इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज। देखिए, केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं कब चेंज होती हैं, जब आप ऐड करते हो या रिमूव करते हो क्या, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को। अब हमने क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपने केमिकल प्रॉपर्टीज़ को चेंज नहीं करना है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज नहीं होंगी, तो मीन्स हमें किस तरीके के पार्टिकल्स चाहिए, न्यूट्रल पार्टिकल्स चाहिए, और इनमें से न्यूट्रल पार्टिकल कौन से हैं आपके, न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो वो कोई भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे क्या नहीं कर पाएंगे, चेंज नहीं कर पाएंगे। So option number D, neutrons is the correct answer. Next है, what is the rest mass energy of an electron? रेस्ट मास एनर्जी पूछा गया है, तो आपको पता है रेस्ट मास एनर्जी का जो फॉर्मूला है E = mc²। यहाँ पे मास किसका है, इलेक्ट्रॉन का पूछा गया है, तो 9.1 × 10⁻³ कितना होता है, -31, राइट। और यहाँ पे C जो आपकी वेलोसिटी होती है 3 × 10⁻, आपकी जो कितनी होती है 3 × 10⁸। तो जब हम इसको स्क्वायर करेंगे तो ये कितनी बन जाएगी 9 × 10⁻16 और डिवाइडेड बाय 1.6 × 10⁻⁻19। ये क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी जो है वो किस में निकलती है आपकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, राइट। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू ये होती है जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, राइट। तो ये आपके पास आएगा समथिंग 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो रेस्ट मास एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन्स की कितनी आ रही है आपकी, ऑप्शन नंबर सी 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ द सन, कि जो आपका सन है उसका मेन सोर्स क्या होता है। अब देखिए, न्यूक्लियर फ्यूजन ऑफ हैवियर अनस्टेबल एलिमेंट इन द सन। न्यूक्लियर फ्यूजन हमें पता है कि जो सन है उसमें रिएक्शन कौन सी होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन, राइट। अब देखिए, जो सन के अंदर का जो कोर का जो टेम्परेचर है वो क्या है आपका, किस तरीके की रिपल्शन है, प्रोटोन रिपल्शन है, जिनको जो टेम्परेचर चाहिए होता है 10⁻7 से 10⁸ केल्विन। तो ये बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पॉसिबल है किसके अंदर, सन के अंदर, ठीक है। तो इस प्रोसेस में न्यूक्लियर फ्यूजन में बेसिकली होता क्या है, तो लाइट न्यूक्लियाई हैं जो कि कंबाइन होते हैं अगेंस्ट द प्रोटोन रिपल्शन, जिनको टेम्परेचर कितना चाहिए होता है, दिस मच। तो ऑप्शन नंबर बी जो है, न्यूक्लियर फ्यूजन है किनका, लाइटर एलिमेंट्स का, जो कि सन के अंदर क्या है, प्रेजेंट है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एमिटेड बाय रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ड्यूरिंग देयर डिके, कि ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जब रेडियो एक्टिव डिके होता है तो एमिट नहीं होता है, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स या हीलियम न्यूक्लियाई। तो हीलियम न्यूक्लियाई भी होता है आपके पास, जो जिसको हम अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो भी क्या रहते हैं आपके, एमिट होते हैं। न्यूट्रॉन्स भी आपके निकलते हैं, सिर्फ एक प्रोटॉन्स हैं जो एमिट नहीं होते हैं जब भी कोई रेडियो एक्टिव जो सब्सटेंस है वो डिके करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, कैडमियम रोड्स आर यूज्ड इन द न्यूक्लियर रिएक्टर। अब देखिए, पहले हम कर चुके हैं ग्रेफाइट एंड हैवी वाटर का, हमने पीछे ही पढ़ा कि कैडमियम रोड्स का जो मेन फंक्शन होता है वो क्या करती हैं, एब्जॉर्व करती हैं न्यूट्रॉन्स को,
एब्जॉर्ब करना उनका काम होता है, क्योंकि वो एज अ कंट्रोल्ड रोड्स की तरह क्या कर रही हैं, परफॉर्म कर रही हैं। और बेसिकली कैडमियम रोड्स का यूज़ इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैडमियम रोड्स का यूज़ न्यूक्लियर रिएक्टर्स में होता है जो कि एब्जॉर्ब करती हैं न्यूट्रॉन्स को। लेकिन ये कौन सी रिएक्शंस में पॉसिबल है, कंट्रोल्ड में या अनकंट्रोल्ड में? तो बेसिकली इनका यूज़ होता है कंट्रोल्ड चेन रिएक्शंस में। कैडमियम रोड्स को जो कैपेबल हैं ये क्या करती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं जो कि आपके न्यूट्रॉन्स होते हैं, राइट। लेकिन खुद ये इनमें जो है फिजन नहीं होता है, राइट। तो इनका जो है मेन फंक्शन क्या है, कैडमियम रोड आर यूज्ड इन द न्यूक्लियर रिएक्टर्स टू कंट्रोल द फिजन रेट ऑफ यूरेनियम एंड प्लूटोनियम, राइट। तो कैडमियम रॉड, ग्रेफाइट और हैवी वाटर का आपने यूज़ ढंग से देखना है कि ये कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। So thank you. This is all for today. Like, share and subscribe for more videos.